एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस की वीडियोस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। आई एम रितु शर्मा, हैविंग 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग फील्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का हमारा सबसे स्कोरिंग चैप्टर, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड इट्स रिफ्रैक्शन। इससे पहले बेटा हम लोग इस चैप्टर की ऑलरेडी आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, रिफ्रैक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रे डायग्राम्स। बेटा आपके जो हैं लास्ट टाइम हमने जो करे थे, आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, एज वेल एज आप लोगों को जो मिरर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे उनको अच्छे से कर लेना है। रे डायग्राम प्लस न्यूमेरिकल्स जुड़कर 5 मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो हमारा फ्रेम होकर आता है। उसमें डिपेंड करता है, समटाइम्स तो 2 मार्क का हमारा रे डायग्राम दे देते हैं, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, या फिर जस्ट इसका उल्टा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बेटा हमें ये जानना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? द बाउंसेस बैक ऑफ लाइट मीन्स जब लाइट किसी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पर टकरा रही थी, वहां से टकरा कर वो वापस लौटकर सेम पाथ में चली जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। वाइल व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो पहले सिंपली सा समझ लेते हैं। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light. As you know that light always travels in a straight line, ठीक है, and it travels in a transparent medium as well. हम लोगों ने ये सारा प्राइमरी क्लासेस में, सॉरी अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। अब रिफ्रैक्शन क्या चीज है कि सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है। इस फिनोमिना का नाम है हमारा रिफ्रैक्शन। तो देखो सुनने में कितना इजी सा लग रहा है। तो समटाइम तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ही एक डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है हमारा। द बाउंसेस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, while when light travels from one transparent medium to another transparent medium it deviates from its path. This phenomena is known as refraction. तो अब बात आती है कि रिफ्रैक्शन भाई हुआ क्यों, कि जब लाइट, सपोज यहाँ पर 2 मीडियम है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज अवर नॉर्मल। अगर लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से आ रही है तो जब वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में गई तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डाइवर्टेड हो गई है, उसका पाथ जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन, तो इसके पीछे के लिए लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया, यू हैव टू लर्न इट। अभी तक हमने अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ा था कि लाइट की जो स्पीड है ना वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और हमने ये क्या पढ़ा था कि ये जो लाइट की स्पीड है वो एयर के अंदर है। क्लियर? हम लोगों ने 9th वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि जब थंडर स्टॉर्म होता है तो हम लोगों को जो फ्लैश है, फ्लैश ऑफ लाइट, वो पहले नजर आ जाती है, जबकि थंडर की आवाज जो है बाद में आती है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्लियर? तो लाइट जो है अलग अलग मीडियम में तो ट्रेवल करती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो हर मीडियम के अंदर अलग अलग होती है। When light enters a denser medium, it slows down and bends towards the normal. अब यहाँ पर दूसरा क्या फैक्ट दिया इन्होंने कि when light enters a rarer medium, it speeds up and bends away from the normal. तो भाई पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि what is denser medium and what is rarer medium। तो बेटा अभी हमारे पास एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस तक पहुंचने से पहले अभी हम ये डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम को कैसे आसानी से समझ सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स थोड़ा फार अपार्ट होंगे, ठीक है, तो वो वाला मीडियम हो गया मेरा रेयरर मीडियम, या इसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलते हैं। और जिसमें पार्टिकल्स थोड़ा सा टाइटली पैक्ड होंगे या ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, ऑब्वियसली बात है वहां पर लाइट को जो है इजिली ट्रेवल करने का पाथ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से लाइट जो है वहां पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से क्या करेगी,
रेरर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा बेटा, वो हमारी स्पीड अप हो जाएगी। और जबकि उल्टा होगा कि वो एंटर्स किस में कर रही है, डेंसर मीडियम में, और आ कहां से रही है, रेरर मीडियम से। देखो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ कि अब ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि हम लोगों ने 9th क्लास में मैट्रिक की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। तो जो मेरी एयर है ना बेटा, अब एयर जो है, एयर कैसी है मेरी, गैस स्टेट में, ठीक है, जबकि ग्लास कांच मेरा कैसा है, सॉलिड स्टेट में। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करती हूँ, क्योंकि अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लास मेरा क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर, एयर कैसी होगी मेरी, ऑप्टिकली रेरर। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीन्स वो आई कहां से है, रेरर मीडियम से, तो ऊपर है एयर, नीचे है ग्लास, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट जो है वो जब यहां से आई तो वो क्या हो गई जी, नॉर्मल के थोड़ा सा टुवर्ड्स। और जब इसका उल्टा होगा, ऊपर मेरा ग्लास आ गया जी, नीचे आ गई बेटा मेरी एयर, नॉर्मल ग्लास से आई, चली गई। क्लियर, चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसको। आपकी बुक में ना बेटा एक ये एक्टिविटी दे रखी है, एंड दिस एक्टिविटी इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं 3-4 स्टार लगा देती हूँ। इस एक्टिविटी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं सीबीएसई की तरफ से। तो पहले के टाइम में, तो अब से 3-4 साल पहले आपको पता है कि क्या आता था, डायरेक्टली पूरी पूरी एक्टिविटीज लिखने के लिए आ जाती थी। अभी एक्टिविटीज हमें नहीं आती हैं, हमें एक्टिविटीज को समझना है, ठीक है, और उस एक्टिविटी में क्या कंफ्यूजन निकला, हमने जो स्टेप्स फॉलो किए वो क्यों किए, वो सब हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जस्ट जो भी हम पढ़कर आए थे उसी को अब हमने एक एक्टिविटी के थ्रू करना है, ठीक है। आई होप आपके टीचर ने करवाई होगी एक्टिविटी। तो क्या करना है इस एक्टिविटी में कि एक शीट ली, ठीक है, मैं आपको ब्लैंक पेज पर एक बार समझा देती हूँ। वुडन कार्डबोर्ड लेकर, फिजिक्स की लैब में वुडन कार्डबोर्ड बेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। वुडन कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर हमने एक व्हाइट शीट जो है वो चारों कॉर्नर्स पर बोर्ड पिन की हेल्प से अटैच कर ली। अब हमें क्या करना है, ग्लास स्लैब, फिजिक्स की लैब में अवेलेबल है, ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म होते हैं। ग्लास स्लैब हमने रखा, पेंसिल से चारों तरफ लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने वहां पर देखते हुए 2 पिन इंसर्ट किए, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस पर 2 पिन यहाँ पर लग गए हैं। उसके बाद ये ग्लास स्लैब रखी हुई है, उन पिन को अब इस साइड आकर उन पिन को देखते हुए आप क्या करोगे, 2 पिन और लगाओगे। और फिर बाद में क्या करेंगे, हमने पिन को हटा लिया, उसकी जगह पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक नॉर्मल की जो लाइन है वो हमने बना ली, और जब मैं इन लाइंस को मिलाती हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। तो आप देख सकते हो कि अभी जो हम पढ़ रहे थे ग्लास स्लैब वाली एक्टिविटी, ये डायग्राम कुछ वैसा सा ही आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, फर्स्ट मीडियम था मेरा एयर, एयर से लाइट कहां पर गई है, ग्लास के अंदर। इट मींस लाइट जो है वो एक रेरर मीडियम से, एक ऐसा मीडियम जहां पर लाइट की स्पीड थी फास्ट, वहां से एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट की स्पीड जहां पर उसकी स्पीड है स्लो। तो क्या हुआ, बहुत तेजी से वो आई, ठीक है। जो भी लाइट रे हमारी आती है, चाहे वो मिरर के ऊपर है, चाहे वो हम ग्लास स्लैब कर देख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब इसने क्या किया, जैसे ही इसने ग्लास के अंदर एंटर किया, ये नॉर्मल की जो लाइन है ये इसमें थोड़ा सा इसके टूवर्ड्स बेंट हो गई है, देख रहे हो ना आप, क्यों, क्योंकि ग्लास के अंदर जैसे ही उसने एंट्री की, ग्लास के अंदर उसकी स्पीड कैसी थी, स्लो, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट हो गई है। क्लियर हो गया जी अब आपका। तो हम लोगों ने ये सारी एक्टिविटीज के पॉइंट लिख रखे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लर्न करना है, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड जो लाइट रे हमारी बाहर निकल रही है ना बेटा, उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्लियर। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाया, दिस इज इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया हमारा
एंड दिस वन इज इमर्जेंट एंगल। तो यहाँ से अब ये वाला जो डायग्राम है ना, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कौन सा एंगल हमारा इमर्जेंट एंगल है, कौन सा एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, कौन सा एंगल इंसिडेंट एंगल है, वो सब अच्छे से समझ लेंगे जब, क्योंकि इनकी आगे फर्दर हमें रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्या कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या, या तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट हो जाएगी या नॉर्मल के अवे बेंट हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जिस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे बेटा, ठीक इसी तरह से अब रिफ्रैक्शन के भी लॉ हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लॉज तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा क्या है हमारा, यहाँ पर भी अगेन हमारे पास दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ तो रिफ्लेक्शन की तरह से ये क्या था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन। देखो अब दोबारा से अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इन दोनों का इंटरफेस कहां पर हो रहा है, एक दूसरे, जहां पर एक दूसरे को वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर और नॉर्मल वाला पॉइंट, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करने चाहिए। रिफ्लेक्शन में भी हमने यही पढ़ा था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल शुड लाई एट द सेम प्लेन। ठीक है जी, सेम है। अब सेकंड एंगल देखिए, सॉरी सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा हमारा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये है हमारा सेकंड लॉ। सिर्फ ये लाइन जो है वो आप रट लेना जी अच्छे से, कि दोनों जो मेरे मीडियम थे, ठीक है, उसमें जो दो मेरे एंगल बन रहे थे, इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा था, उन दोनों एंगल्स का साइन, इनकी जो रेशियो आएगी वो हमेशा फिक्स्ड आएगी, कांस्टेंट आएगी फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मींस कि पर्टिकुलरली कौन से कलर की लाइट की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हाइट लाइट, दिस इज सनलाइट, इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट अबाउट इन आवर अर्लियर क्लासेस। ठीक है, तो उन 7 कलर्स में से कौन से कलर की लाइट के बारे में बात हो रही है और कौन से दो मीडियम की बात हो रही है, तो वन पेयर ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला नीचे वाला मीडियम होगा, तो वहां पर उनका जो साइन है उसकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगी। और सबसे मेन बात बेटा, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स यही क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट स्नेल्स लॉ, आगे रिफ्रैक्शन वर्ड भी नहीं लिख रहे वो, तो आपको खुद से याद करना है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ था, इसी को स्नेल्स लॉ बोला जाता है, बिकॉज स्नेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इस लॉ को प्रिस्क्राइब किया था, दैट्स वाई। क्लियर। अब देखो यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है बेटा, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े ना साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, तो यहाँ पर ये सेम वही है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब ये जो कांस्टेंट निकल कर आया ना, इस कांस्टेंट को भी हम आगे पढ़ेंगे कि इस कांस्टेंट को भी एक आगे न्यू वर्ड मिल गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास निकल कर आया है, ये एक्चुअल में हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि विच मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर एंड विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स द मेजर ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स, ठीक है, या उसकी स्पीड में कितना चेंज आया है व्हेन इट एंटर्स दैट मीडियम फ्रॉम एयर टू वैक्यूम। अब बेटा यहाँ पर एक न्यू थिंग जो है वो एड ऑन होने जा रही है आपकी प्रीवियस नॉलेज में। वो क्या चीज है, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम लोग अभी अपनी अगले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो लाइट की स्पीड है ना, ये हमारे किसके अंदर है, एयर के अंदर, बट दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक्चुअली ये वैक्यूम के अंदर है लाइट की स्पीड। तो अब आप बोलोगे कि क्या मैडम हमने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है वो रॉन्ग था? नहीं बेटा, वो रॉन्ग नहीं था। एक्चुअल में उसको हमें सेम वैल्यू क्यों दे रखी थी, क्योंकि
एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है और जो वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड है ना, उसमें बहुत ही मार्जिन कम है, हद से ज्यादा कम है। तो इसीलिए उसमें, क्योंकि वो इतना ज्यादा लेस है मार्जिन हमारा, कि उसको अगर हम काउंटेबल करें तो बहुत ज्यादा डेसिमल का वो आ जाएगा, 0 समथिंग, ठीक है, 0.00 समथिंग। तो इसलिए फिर क्या किया कि एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड को हम यही काउंट करते हैं, एज वेल एज वैक्यूम के अंदर भी। क्लियर है? तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वो मेजरमेंट बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो एक्चुअल में वो कितना चेंज होगी, उसकी स्पीड में कितना चेंज आया। क्लियर हो गया? तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? दो मीडियम और उनके अंदर लाइट की अलग अलग स्पीड की। तो यहाँ पर अगेन देखो डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पर फर्स्ट मीडियम है हमारा एयर। और एक बात आपको दिमाग में रखनी है, अगर आपको क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट द मीडियम 1 इज ऑलवेज एयर। क्लियर है बेटा? और मीडियम 2 जो है यहाँ पर ग्लास है, तो दिखा रखा है वापस से देखो, एयर क्योंकि कैसा है, रेयर मीडियम। तो जैसे ही रेयर मीडियम से तेजी से लाइट रे आई, जैसे ही वो ग्लास के अंदर गई, अब देखो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, मान लो स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, या कोई भी व्हीकल आपके पास है, आपको खाली रोड मिल गई, ठीक, तो आपने क्या किया, फटाक से 80 की या 100 की स्पीड से भगा दिया अपना व्हीकल। लेकिन अब थोड़ा सा आगे गए तो हम लोगों को जो है क्राउडेड एरिया मिल गया, कहीं पर कोई मार्केट लग रही है, तो क्या हो गया, क्योंकि वहां पर अब आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो सेम ही यहाँ पर हुआ, क्योंकि ये रेयर मीडियम था तो लाइट जो है वो तेजी से आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंट्री की, उसकी स्पीड कम हो गई, जिसका रीजन है कि ये जो लाइट रे है हमारी वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट हो गई। ठीक है, अब अगेन देखो वो आती जा रही है आती जा रही है, अब फिर वापस उसको क्या करना है, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम में आना है। तो यहाँ पर स्पीड कम, यहाँ पर स्पीड ज्यादा, तो अगेन वो नॉर्मल के अवे हो गई है। क्लियर? तो जितना ज्यादा आप साइंस को इजी करके समझोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए बेटर रहेगा बेटा। तो इट इज डिफाइंड एज, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफाइन आ जाए बेटा, तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब कि फर्स्ट मीडियम या तो हमारा एयर या फिर वैक्यूम। क्लियर? ऑलवेज अगर मेंशन नहीं है तो आपको फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम, क्योंकि दोनों के अंदर लाइट की स्पीड सेम है, तो इससे कोई हमारे न्यूमेरिकल की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेकंड मीडियम आपको गिवन होगा, तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा इस एन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सी क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑलवेज वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वी जो है कोई भी जो अनदर मीडियम होगा लाइट का, उसको उससे मेजर किया जाएगा वी से। अब ये जो बेटा हमारा एन है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो लेटर यूज किया जा रहा है, यहाँ पर देखो इसको एन लिखा है, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और तब इस केस में इसको पढ़ा जाता है न्यू। क्लियर? तो हमें एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला निकल कर आया कि न्यू या एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब सी कब लिखना है हमें, अगर मेरा फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम है। अगर फर्स्ट मीडियम मेरा वैक्यूम नहीं है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, कुछ भी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा एन इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, वेयर V1 क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड जो है बेटा वो फिक्स्ड है, ये आपको प्राइमरी क्लासेस से पता ही है। चलिए अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि द, और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बेटा बहुत बार पूछा गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जी वो 2.42 है। तो अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या था मेरा, एन इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसका मतलब इन दोनों मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड थी उसका जो रेशियो है वो है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे पास जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, इसका मतलब मेरा फर्स्ट मीडियम बेटा क्या हो गया, एयर या वाटर,
सॉरी वैक्यूम, और सेकंड मीडियम मेरा हो गया डायमंड। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर इन डायमंड देन इन एयर। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है। यहाँ तक तो भी आपको जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि भाई दोनों मीडियम, फर्स्ट मीडियम है मेरा वैक्यूम, दूसरा मीडियम था मेरा डायमंड, इन दोनों की स्पीड का मैंने जो रेशियो निकाल दिया वो आ गया मेरा 2.42। तो ये चीज है जी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं स्पीड का रेशियो निकाल रही हूँ तो जो मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आई है, इसका मतलब है कि डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम के कंपैरेटिवली 2.42 टाइम्स स्लोअर है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो देखो मैथमेटिकली यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, ये हमने ऐसे निकाल कर दिखाया। सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप इतना आंसर दे कराएंगे, इसको प्रूव करके यहाँ पर दिखाया गया है। बिकॉज एन की वैल्यू में इधर रखी है 2.42, ठीक है, और ये अंडरस्टूड होता है, गिवन की कोई जरूरत नहीं होती है। हमें निकालना था v, क्योंकि n गिवन है, मुझे n गिवन है, v1 गिवन है, v2 मुझे निकालना था, तो मैंने इस तरह से निकाल लिया, ये निकल कर आ गया। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ बेटा आपको, हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये जो न्यू है, इस तरह से लिखा हुआ है n1 और थोड़ी सी डिस्टेंस पे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में जब गिवन होगा कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, या जिस तरह से भी, तो जिस मीडियम का हमें निकालना है वो वाला मीडियम की स्पीड में रखूंगी ऊपर, जिसका निकालना है उसकी मैं रखूंगी नीचे। ये फॉर्मूला कुछ बुक्स में इसको n21 ऐसे भी लिखा हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं आपको और अभी हम लोग जब रिवीजन वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल्स, सिर्फ वो लेकर चलेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको एक एक दो एग्जाम्पल क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी एग्जाम्स आने वाले हैं, हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करवाना है, दैट्स वाई। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि भाई लेंसेज क्या चीज होते हैं। लेंस की डिफाइन समटाइम्स बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। अभी हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर में क्या चीज थी बेटा, हमारी दो उसमें सरफेसेस थी, ठीक है। उनमें से एक सरफेस कैसी थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरी सरफेस कैसी थी, हमारी पॉलिश सरफेस। जबकि जो लेंस होते हैं उनमें मिनिमम मतलब कि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बने हैं, लेकिन उनमें से एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल होनी जरूरी है। दोनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वन एटलीस्ट स्फेरिकल सरफेस होती है लेंस में। और जो लेंसेज हैं मिरर की तरह से, अगेन ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। इन दोनों को डबल कन्वेक्स या फिर डबल कनकेव के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। थिकर एट द मिडल, कन्वेक्स लेंस की क्या स्पेशलिटी है कि ये सेंटर में से, मिडल में से ये थोड़ा सा थिक होगा, और ये क्या करता है, कन्वर्जिस लाइट रे, ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, जिसकी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। अब देखो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि मेरा जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसा दिखता है। कन्वेक्स लेंस बेटा मेरा दिखता है कुछ इस तरीके का। अब आप क्या देख रहे हो कि जो इसके एजेस हैं वो कैसे हैं, थिन, जबकि जो इसका मिडिल पार्ट है वो है थिक। और अगर मैं बात करती हूँ बेटा कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस में क्या है, थिनर एट द मिडल, ये बीच में से मेरा मिडल में से पतला है, और इसके जो एजेस है ना वो हमारे थिक है। तो दिस वन इज कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। लेंसेज की क्या स्पेशलिटी है, द लेंसेज, जिन लेंसेज के बारे में हम एनसीईआरटी की बुक में स्टडी कर रहे हैं, मैं सिर्फ अभी आपको उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। ये जो दोनों लेंसेज हैं, दोनों की ही जो सरफेसेस हैं वो दोनों की दोनों स्फेरिकल हैं, दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं,
ठीक है। तो दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल लेंसेज से बना हुआ, स्फेरिकल सरफेसेस से बना हुआ होता है हमारा लेंस। अब अगर ये जो दोनों स्फेरिकल मेरी सरफेसेस हैं, ये सेंटर में से या मिडिल में से थिक है, एजिस से थिन है, देन दिस लेंस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। वाइल इसका अपोजिट, अगर एजिस मेरे थिक हैं और मिडल उसका थिन है तो हो गया कनकेव लेंस। तो बोर्ड के एग्जाम्स में समटाइम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है और आपको टच करके आइडेंटिफाई करना है कि विच लेंस इज कनकेव एंड विच लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो जिसके हम टच करके देख सकते हैं, जिसके एजेस हमारे थिक होंगे वो क्या होगा बेटा, हमारा एजेस थिक वाला कनकेव लेंस, जबकि एजेस थिन वाला मेरा कॉन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर नाउ? अब जिस तरह से हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था, देखो जहां सा उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड टर्म्स। द स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ लेंस हैज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2. The line joining them is known as principal axis. तो एक बार मैं ये आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, तभी हम लोग जो हैं रूल्स को इजीली समझ पाएंगे। जैसे हमने वहां पर कुछ टर्म्स पढ़ी थी ना बेटा कि मिरर का पोल क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है, फोकस क्या चीज है, फोकल लेंथ क्या है। तो जब तक हमें वो वाली टर्म्स नहीं समझ में आ रही थी, तब तक हमें क्या नहीं समझ में आएगा, ये लेंसेज भी नहीं समझ में आएंगे जब तक हम इनसे रिलेटेड टर्म्स नहीं पढ़ेंगे। तो पहली वाली जो टर्म है वो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ। देखो जी, अब अगर मैं सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ, क्योंकि इसमें दो स्फेरिकल वो है मेरी सरफेसेस, तो क्या होगा, अब इसमें मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है दोनों सरफेसेस, तो मेरी जो लाइट रे है वो इधर से भी जा सकती है और जो मेरी लाइट रे है वो मैं उसको इधर से भी डाल सकती हूँ। मेरे पास तो दोनों चॉइसेस हैं। तो एक ऐसा पॉइंट देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जेस देम टू अ पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पर जाकर कोई भी लाइट रे एक पॉइंट पर मीट कर जाती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो यहाँ पर मीट कर रही है, और अगर मैंने दूसरी यहाँ से लाइट रे डाली यहाँ पर मीट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब अगर मैंने इधर से मिलाया तो इधर हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा अभी हम बात कर रहे हैं कि रिलेटेड टर्म्स लेंसेज के रिगार्डिंग। तो पहले हम लेंस का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तब जाकर हमें जो टर्म्स हैं वो इजीली समझ में आएंगी। सपोज दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन इसके सेंटर में से होकर जा रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर को बेटा O से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जी। अब ये जो अगर सपोज मैंने यहां से कोई लाइट रे डाली, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, यहां से होकर वो आगे जाकर मैंने कोई लाइट रे डाली, वो क्या कर रही है, एक पॉइंट पर जाकर अक्यूमुलेट हो रही है, ये भी यहाँ पर। तो जिस पॉइंट पर ये एक साथ कन्वर्ज हो जाती हैं, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है लेंस का फोकस। अब क्योंकि मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मैं लाइट रे को बेटा इधर से भी डाल सकती हूँ क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो इसीलिए जो मेरे लेंसेज होते हैं ना उनके पास दो फोकस होते हैं, तो मैं उनको F1 और F2 से मार्क कर सकती हूँ। हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो है इसको F and 2F नाम दे रखा है, ठीक है। अब जो हमने वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, किसमें, मिरर वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या पढ़ा था कि जो मिरर एक स्फीयर का पार्ट थे, उसका जो सेंटर है वो था मेरे किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि कनकेव मिरर में वो उसके आगे लाई कर रहा था, जबकि कन्वेक्स मिरर में वो उसके पीछे लाई कर रहा था। अब क्योंकि ये जो मेरा लेंस है ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बेटा दो ही होंगे, C1 एंड C2। अब इस C1 एंड C2 को हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसको केवल F या इसकी जगह यहाँ पर 2F1 लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा मेन फोकस लिखा हुआ है, ओनली F लिखा हुआ है वहां पर एनसीईआरटी की बुक में।
ठीक है, ये यहाँ पर केवल f लिखा हुआ है इसकी जगह, इसकी जगह केवल f लिखा हुआ है और इसकी जगह केवल 2f लिखा हुआ है, f1 2f1, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जब हमें इनसे रिलेटेड टर्म समझ में आ जाएगी, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स एंड रे डायग्राम्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप वापस से हमारे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आपके लिए क्या होमवर्क है, एक तो सारा अच्छे से रीड आउट करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, और सबसे लास्ट में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।